हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल, राजस्थान सेवा नियम की क्लास नंबर 3 में एक बार फिर से हाजिर हूं। तो दोस्तों, अपने कर लिए थे रूल कौन कौन से, देखिए। रूल नंबर फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था। प्रथम में क्या था, एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा, क्योंकि रिवाइज करने के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो अपने पढ़ी थी फर्स्ट में परिभाषाएं, सॉरी प्रस्तावना। और प्रस्तावना कहां से कहां तक था, रूल नंबर 1 से 6। ये फर्स्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी, रूल नंबर 1 to 6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आज है चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 अपना क्या है? परिभाषाएं, डेफिनेशन। किस चीज की डेफिनेशन है ये अपन बात करने वाले हैं। ये दिया गया है 7 नंबर रूल में। कौन से में? 7 नंबर में। देखो दोस्तों, ये जो 7 नंबर रूल है ये थोड़ा सा बड़ा है और लगभग जो क्वेश्चन है इसी में से बनते हैं। उसके बाद अपन ने चैप्टर नंबर 3 है, वो सेवा नियम की शर्त, रूल नंबर 8 से ये 28। फिर चैप्टर नंबर 10 करेंगे अवकाश, जिसमें 57 से 86। और फिर चैप्टर नंबर 11 अवकाश, रूल नंबर 87 से 126। फिर ये कार्य ग्रहण जो हटा दिया गया था, 127 से 140। ठीक है। और फिर जो चैप्टर है उनमें रूल है, एक बार मैं बता देता हूं, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज में सब कुछ होता है, रिवाइज के बिना कुछ नहीं है। देखो कौन सा रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि राज्यपाल के द्वारा जारी यह क्या है, एक कार्यकारी आदेश है, 1 अप्रैल 1951 से इसको लागू किया था। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सभी राज्य कर्मचारियों पर आरएसआर लागू होता है। और किन किन पर लागू नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के व अन्य सरकार के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता। और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी ये लागू नहीं होता। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो क्लास नंबर 2, परिचय की क्लास नंबर 2, उसमें ये मैंने पढ़ा चुका हूं। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य पर यह लागू नहीं होता। अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी हैं, आईएएस, आरएस, आईपीएस, सॉरी आरएस नहीं, आईएएस वगैरह, उन पर लागू नहीं होता। और आकस्मिक जो मद है उनसे भुगतान प्राप्त करने वालों पर लागू नहीं होता। और पद चार्ज कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता। ठीक है। और फिर अपन ने पढ़ा था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो कर्मचारी है उनका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता बिना वित्त विभाग की सहमति के। फिर रूल नंबर 5, अधिकार और शक्तियों का जो प्रदत्तीकरण है वो पढ़ा था। फिर रूल नंबर 6, आरएसआर के समस्त कार्य, आरएसआर के जो समस्त अधिकार है वो राज्यपाल के पास निहित है। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ये इसको मैं मिटा देता हूं, चैप्टर नंबर 2। ओके। चैप्टर नंबर 2 में देखिए, चैप्टर नंबर 2 हेडिंग लगा देते हैं, यानी अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया गया ये आप सभी को पता है, अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी, परिभाषाएं। और रूल कौन सा है इसके अंदर, ये हेडिंग अच्छे से इसको लगा देते हैं। आप है ना नोट्स बनाते हुए चलना, फिर भी इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। परिभाषाएं, ठीक है। परिभाषाएं क्या है इसमें, रूल नंबर 3 के अंदर, सॉरी रूल नंबर 7 के अंदर। ओके दोस्तों, तो जो अपना रूल नंबर 7 है, सबसे बड़ा रूल नंबर 7 है। ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, रूल नंबर 7। अब अपन नेक्स्ट पेज से और नेक्स्ट स्लाइड से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। देखो रूल नंबर 7.1, रूल नंबर 7.1 में क्या है, एज, यानी आयु की परिभाषा। ठीक है, आयु की परिभाषा।
सीधी सी बात ये होती है दोस्तों, जब आप रिटायरमेंट होंगे या कर्मचारी वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनके ऊपर आयु की गणना की जाती है। जैसे देखो कोई 1965-66 का है, ठीक है, कोई बंदा 1965-66 का है तो उसकी एज तो कैसे काउंट होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ तो अपने को मालूम नहीं होगी, तो उनकी गणना कहां से होगी, किस प्रकार से होगी। यहाँ पे कुछ बातें हैं वो जो आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। ओके दोस्तों, यहां पर मैं ये आपको बता देता हूं कि राजस्थान सेवा नियम RSR में आयु से आशय उस आयु से है, आयु से आशय उस आयु से है, कौन सी आयु से, उस आयु से है जिससे जिस दिन उसे रिटायर होना है, ठीक है। तो रिटायर होने पर उसकी आयु क्या होगी, यह निर्धारण है वो RSR नियम के अंदर दिया गया है, वो RSR के अंदर दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित न कर पाए, मान लीजिए अगर किसी की आयु नहीं पता है, किसी की DOB नहीं है, DOB पता नहीं है, ठीक है, यानी उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली में उसकी DOB क्या है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, ग्रांड फाइनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग जो पैरा नंबर 63 है उसके अंदर जन्म तारीख ज्ञात करने की प्रक्रिया है, जन्म तारीख ज्ञात करने की प्रक्रिया है, ठीक है। कैसे बताएगी ये, सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए अपने को जन्मतिथि पता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को जन्म वर्ष पता है, केवल जन्म वर्ष पता है, ठीक है। अगर कोई ये नहीं बता पाए कि वह कौन से महीने में हुआ था, कौन से साल में हुआ था, तो कहां से काउंट होगी, 1 जुलाई से उसकी तारीख है वो काउंट की जाएगी। दोस्तों आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि ये जो तारीख है वो 1 जुलाई से काउंट की जाएगी, ठीक है ना। राजस्थान सेवा नियम के अंदर ये चीजें बताई गई है। जनरल अकाउंटेंट्स है जो फाइनेंशियल अकाउंट है जिनका पैरा नंबर 63 है उसके अंदर ये बताया गया है, ठीक है दोस्तों। शायद आप इन चीजों को बारीकी से समझ रहे होंगे कि आयु की गणना किस प्रकार से होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये तो हो गई पहली बात, ठीक है। यदि व्यक्ति वर्ष तथा
माह दोनों बता दे। वर्ष तथा माह दोनों बता दे तो क्या होगा? वर्ष तथा माह बताने पर क्या होगा? मान लीजिए किसी ने बता दी जुलाई 1975, ये मान लो, तो उसकी जो तारीख है वो 16 जुलाई काउंट होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया ना आपके? शायद एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए ये रूल है, कौन सा? रूल नंबर 7 का 1। रूल नंबर 7 का 1, आयु की परिभाषा दी गई है। आयु की परिभाषा का तात्पर्य क्या है? उस आयु से जिस दिन उसे रिटायर होना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप को किसी भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो फाइनेंशियल जो का पैरा है 63, उनकी जन्म तारीख ज्ञात करने की प्रक्रिया दी गई है। प्रक्रिया में क्या दिया गया है कि व्यक्ति को अगर जन्म वर्ष पता है तो 1 जुलाई से काउंट होगा, अगर माह पता है तो 16 तारीख से काउंट होगी। आई थिंक आप इसको समझ चुके हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा, अब देखो, अब अगर मान लो कोई व्यक्ति अपना जन्म 1975 बता दिया और माह अगस्त बता दिया, ठीक है, तो वो कहां से काउंट होगा? 16 अगस्त 1975। कोई 1 अगस्त वगैरह नहीं मत कर देना। अगर किसी को जन्म तारीख नहीं पता है तो वो हमेशा 16 तारीख से स्टार्ट होगी, मंथ पता है तो। ठीक है ना? ये बात है वो राज्य कर्मचारी पर लागू होती है। ये बात आप ध्यान से सुन लेना, ये बात ध्यान से सुन लेना कि 16 अगस्त, 16 तारीख से लागू होगा। अब नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य कर्मचारी द्वारा, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एग्जाम्पल ही कर रहे हैं अभी तक, द्वारा जन्म वर्ष 1972 बताया है, ठीक है, तो उसकी संपूर्ण जन्म तिथि क्या होगी? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर दबाव दे रहा हूं। तो उसकी संपूर्ण जन्म तिथि क्या होगी दोस्तों? अगर कोई कोई राज्य कर्मचारी वर्ष 1972 के अंदर जन्मा है तो आप बताइए कमेंट के अंदर क्या होगा। ठीक है, 1972 में हुआ है, मान लीजिए 1972 में हुआ है तो क्या से काउंट होगी? तो ये काउंट होगी 1 जुलाई 1972। एक बात बताऊं दोस्तों, आजकल ये नियम है वो लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आजकल सबको पता है, बट ये नियम है, नियम तो अपने को पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके दोस्तों, पहले वालों को तो है एज वगैरह नहीं पता थी, तो ये चीजें उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। क्योंकि कारण ये क्या है कि कई लोग है ना 60 65 75 80 80 साल तक काम करते रहे। ठीक है, आजकल तो पता है सभी को ये आधार कार्ड वगैरह बने हुए हैं, तो आगे से धीरे धीरे ये जो नियम है वो लुप्त होता चलेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बट ये अपने को पढ़ना है, पढ़ना है तो हमको पढ़ाना है। ठीक है, अब तो है ना डेट ऑफ बर्थ सभी को पता है। नेक्स्ट अपना है, अब देखो कारण, हर एक बंदे को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, हर एक बंदे को सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ मंथ है, सब कुछ पता है दोस्तों। तो आज के कर्मचारियों पर ये लगभग नील हो गया है, आज के कर्मचारियों पर ये लगभग नील हो गया है। ठीक है, अब देखो आयु के संबंध के अंदर ये जो रूल नंबर है 7 है। ठीक है, अब रूल नंबर नेक्स्ट, कौन सा? रूल नंबर 7(2). अब 7(2) है वो किसकी परिभाषा का बात करता है दोस्तों, ये समझिए। 7(2)
यहां पर आएगा शिक्षार्थी। ठीक है, तो यहां पर जो शिक्षार्थी कौन है वो रूल नंबर 72 डिसाइड करेगा। रूल नंबर 72 डिसाइड करेगा कि शिक्षार्थी कौन है। ठीक है, शिक्षार्थी का मतलब क्या होगा? देखो शिक्षार्थी का मतलब क्या होता है। अब आप सोचो, कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति, बात अपन शिक्षार्थी वो नहीं करे, स्टूडेंटों को नहीं करे, बात अपन कर रहे हैं राज्य सेवा कर्मचारियों की। ये बात अपन ध्यान रखना कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, राज्य सेवा कर्मचारियों की। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, एक बार लिख देता हूं, फिर से मैं आपको समझाता हूं कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति व्यवसायिक यदि कोई व्यक्ति व्यवसायिक कार्य पर प्रशिक्षणार्थी राज्य सरकार के विभाग में कार्य करें, मैं आपको एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं, कार्य करें वह निश्चित स्थायी फंड प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसके अंदर कोई, ये देखो अब आप बात सुनो, इसके अंदर कोई पे स्केल वगैरह नहीं मिलता। समझ में आ गया? कारण ये कोई जो प्रशिक्षणार्थी है, प्रशिक्षणार्थी के रूप में कोई कार्य करता है, प्रशिक्षणार्थी के रूप में कोई कार्य करता है, तो इनके ऊपर कोई भी पे स्केल वगैरह नहीं मिलता। न इनके ऊपर, सीधी सी बात है दोस्तों, इनके ऊपर दूसरे कोई रूल ही लागू नहीं होते, न अवकाश का होगा न कुछ और होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये प्रशिक्षणार्थी का मतलब प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये जो काम सीखने के लिए सरकार के डिपार्ट में आते हैं। ठीक है भाई, 7.1 और 7.2 की परिभाषा याद हो गई? याद हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कौन कौन सी। एक तो आयु की, दूसरी शिक्षणार्थी की। आयु के अंदर क्या गणना होगी? रिटायरमेंट वाली आयु। ठीक है, और 7.2 है वो शिक्षार्थी की। रूल 7.3। ठीक है, 7.1 है वो आयु की गणना करता है, और 7.2 शिक्षणार्थी की। अब दोस्तों 7.3 तो एकदम इजी सा है, इसमें क्या है? संविधान की परिभाषा, इसमें संविधान की परिभाषा गिवन है। यहां पर संविधान का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? संविधान का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कोई संविदा पर है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? भारतीय संविधान। ठीक है, क्योंकि आप दोस्तों आप जानते हो कि राजस्थान सेवा नियम है भारतीय संविधान के 309 के अंतर्गत बनाया गया है, तो यहाँ पे ये भारतीय संविधान की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्यों दी गई है? क्योंकि जो अपना संविधान है, भारतीय संविधान, उसके आर्टिकल 309, के अंतर्गत ही राजस्थान सेवा 309 309 आरएस का निर्माण किया गया है। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम में उल्लेख कौन सा है? आर्टिकल 309। ठीक है दोस्तों, संविधान का सीधा सा उल्लेख है, संविधान के अंदर ये दिया है, इसलिए संविधान की परिभाषा आर्टिकल 7.3 में है। 7.1 क्या पढ़ा आपने? आयु। 7.2 क्या पढ़ा? शिक्षार्थी। 7.3 क्या पढ़ा? संविधान। ठीक है दोस्तों, 309 के अंतर्गत उल्लेख है, और जो ये नियम बताए गए ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब रूल नंबर क्या हो गया, रूल नंबर 4। ठीक है, तो इसमें क्या है, सहवर्ग। सहवर्ग का मतलब कैडर। कैसे कि आप देख लो, कोई थर्ड ग्रेड लग गया, कोई सेकंड ग्रेड लग गया, कोई फोर्थ लग गया, कोई फर्स्ट लग गया, ये सभी सहवर्ग होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, सहवर्ग। जैसे कोई इनका पे स्केल है, बेसिक भी है, ये सभी अलग अलग होता है। तो कोई जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्या होती है, सहवर्ग होती है। तो मैं लिख देता हूं कि नौकरी को विभिन्न वर्गों व नौकरी को नौकरी को विभिन्न वर्गों यानी केंद्रों में बांटना। ठीक है, वर्ग भी हो सकते हैं या स्तर भी हो सकते हैं। जैसे स्तर फर्स्ट, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड, जैसे अब ये है लेवल 10 की है। ठीक है ना। और जैसे टीचर की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 7-5। क्षतिपूर्ति व भत्ते। क्षतिपूर्ति व भत्ते। ठीक है, एक मिनट। तो क्षतिपूर्वक भत्ते क्या होते हैं दोस्तों, कि वे भत्ते जो राज्य कर्मचारियों को इसलिए भत्ते दिए जाते हैं कि वो राज्य कार्य कर पाए, ताकि वे राज्य के लिए कार्य कर पाए। ठीक है, देखो क्षतिपूर्वक, जो क्षतिपूर्ति व भत्ते है उनकी परिभाषा दी गई है कि वे भत्ते जो राज्यों के लिए दी जाते हैं, राज्य कर्मचारियों को ही दी जाते हैं, जो केवल राज्य के काम के लिए होते हैं। मैं लिख देता हूं, वे भत्ते, आराम आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, याद होते चलेंगे, नहीं तो ये है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा लास्ट तक। वे भत्ते जो राज्य कर्मचारियों वे भत्ते जो राज्य कर्मचारियों को इसीलिए दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वे ताकि वे ताकि वे राज्य के लिए या राज्य पर कार्य कर सके। ठीक है, कितनी परिभाषाएं होगी दोस्तों, 5। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक के अंदर किसकी परिभाषा है, आयु। किसकी परिभाषा, आयु। दो के दो के अंदर किसकी है, शिक्षार्थी। 3 में संविधान की, 4 में सहवर्ग की, 5 में क्षतिपूर्ति व भत्ते। ठीक है, एक बार दोबारा यहां पर लिख देता हूं, 1 में आयु, 2 में शिक्षार्थी, याद होते चलेंगे आपको, 3 में संविधान, 4 के अंदर कैडर यानी सहवर्ग, और 5 में क्षतिपूर्ति व भत्ते। ठीक है, ये देखो, बस धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ये शायद याद हो गए होंगे आगे आपको। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके आगे थोड़ा सा और करवा देते हैं अपन, 20-25 मिनट।
20-25 मिनट और कर लेते हैं थोड़ा सा बस। अब कौन सा करेंगे? 7-6। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 7-6। ठीक है, रूल नंबर 7-6 देखो कौन सा आता है। रूल नंबर 7-6 में क्या है? सक्षम प्राधिकारी। देखो परिभाषाएं ही पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? दूसरा। दूसरा में कौन सा पढ़ रहे हैं? 7 नंबर रूल। और इसमें भी कौन सा पढ़ रहे हैं? सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, 7-6 के अंदर। अब देखो सक्षम प्राधिकारी क्यों होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, शायद आपको देख भी अच्छी तरीके से जाएगा। सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? कौन होता है? सक्षम प्राधिकारी वह है जिसे कार्य करने का अधिकार प्राप्त है या अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो सक्षम प्राधिकारी कौन कौन होते हैं देखो, देखते हैं। सक्षम प्राधिकारी वह है, सक्षम प्राधिकारी वह है जिसे कार्य करने के अधिकार प्राप्त है या अधिकार दिए गए, एक ही बात है, प्राप्त हो या दिए गए हो। ठीक है, तो आरएसआर है, राजस्थान सेवा नियम है, इसके अंदर सक्षम प्राधिकारी कौन आते हैं? राज्य सरकार व मुख्यमंत्री। कौन आते हैं? राज्य सरकार। और राज्य सरकार में कौन होता है? हेड ऑफ मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 7-6-1 में क्या है? सक्षम प्राधिकारी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके दोस्तों, सक्षम प्राधिकारी वह होता है जिसे कार्य करने का यानी अधिकार प्राप्त होता है, जिसे कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। 7-6 की परिभाषा सबको याद हो गई क्या? पहली में क्या है? आयु। दूसरी में क्या है? शिक्षार्थी। तीसरी में संविधान। चौथी में कैडर। पांचवी में क्षतिपूर्ति व भत्ते। छठी में सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं 7वीं। 7वीं में क्या है? संचित निधि। 7-7। संचित निधि से क्या तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंदर, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, उसके आर्टिकल 266 में, आर्टिकल 266 में संचित निधि की परिभाषा दी गई है। यानी संचित निधि से ही राज्य के कर्मचारियों का, राज्य की संचित निधि से ही राज्य के कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। अब दोबारा देख लो, 7-1 में किसकी परिभाषा थी? आयु की। किसकी परिभाषा थी? आयु की। ये थोड़ा सा इससे कर लेते हैं। ठीक है, किसकी परिभाषा थी? समझ में आ गया? एक के अंदर आयु है, दो के अंदर शिक्षार्थी है, तीन के अंदर संविधान है, चार के अंदर कैडर है, पांच के अंदर क्षतिपूर्ति है, छह के अंदर सक्षम प्राधिकारी है, सात में क्या है? संचित निधि। हेडिंग नहीं लगाई अपन ने, संचित निधि। इसको सिस्टमेटिकल ढंग से करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक 7-7A होता है।
क्योंकि ए का कैपिटल ए का मतलब बाद में जोड़ा गया इसको, ये लो, ठीक है। 7 7 ए, 7 7 ए का मतलब क्या होता है? रूपांतरण अवकाश, रूपांतरण अवकाश। रूपांतरण अवकाश क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी ने कोई सीएल ले लिया, सीएल का मतलब, सीएल का मतलब भाई छुट्टी ले ली, ठीक है। और अगर वह अवकाश बदलना चाहता है तो वह 3 साल तक ये बदल नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं रूपांतरित अवकाश की क्या होती है, कि अगर रूपांतरित अवकाश से तात्पर्य क्या है? किसी राज्य कर्मचारी के द्वारा, किसी राज्य कर्मचारी के द्वारा अपने अवकाश को, अपने अवकाश को अन्य किसी अवकाश में बदलने से है। रूपांतरण का मतलब चेंज करना, अन्य किसी अवकाश में बदलने से है। ओके। रूपांतरित अवकाश की जो नियम है वो नियुक्ति तिथि के 3 वर्ष बाद कब लागू होता है? नियुक्ति तिथि के 3 साल बाद। ओके, आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। तो 7 ए, देखो फर्स्ट में क्या है? आयु, सेकंड में क्या है? शिक्षार्थी, थर्ड के अंदर क्या है? संविधान, फोर्थ के अंदर क्या है? कैडर, और फिफ्थ के अंदर क्या है? क्षतिपूर्ति व भत्ते। 7 6 में क्या है? सक्षम प्राधिकारी। 7 7 में क्या है? संचित निधि। और 7 ए में क्या है? रूपांतरण, रूपांतरित अवकाश, ठीक है। समझ में आ गया ना? देखो सब कुछ धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट है रूल 7 8। देखो एकदम आसान आसान है, ठीक है। रूल 7 8 क्या है? कर्तव्य। तो इसमें क्या आएगा कि जिस दिन कर्मचारी, साथ ही साथ लिख देता हूं, आसान है, जिस दिन कर्मचारी स्थायी कर्तव्य का निर्वहन, यहां तक दिख रहा है क्या आपको? आगे देख लेता हूं मैं, निर्वहन नहीं दिख रहा, निर्वहन करता है, ठीक है। वही क्या होता है? कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब जो अपना काम है वो ईमानदारी से कर रहे हैं, बस यही कर्तव्य होगा। समझ में आ गया? यानी एक्चुअल के अंदर वो काम से कब आ रहा है, काम पर कब से आ रहा है, वही उसका कर्तव्य है। स्थायी, स्थायी का मतलब व्यक्ति के जो अंतर्गत है वो निम्न अवधि को शामिल किया जाता है। अवधि भी होती है ना इसकी, अवधि कौन कौन सी? नंबर 1, पदभार ग्रहण करने की अवधि। कैसे? मान लीजिए, मान लीजिए किसी को अपॉइंटमेंट मिला है, आज तारीख है 5, 5 को मिला है, ठीक है। अगर उसने ज्वाइन किया 15 16 को, 15 तारीख से, तो वो जो कर्तव्य है वो उनका 15 तारीख से ही लागू होगा, ठीक है ना। ये अपने लिखा है पदभार ग्रहण, पदभार ग्रहण, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के अवकाश की अवधि, किसी भी किसी भी प्रकार की अवकाश के रूप में। और तीसरा प्रोबेशन, आप जानते ही हैं, प्रोबेशन है,
के रूप में प्रोबेशन के रूप में की गई ऐसी सेवा जिसे तुरंत स्थायी किया हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बताया, सबसे पहले पद ग्रहण करने की अवधि और किसी भी प्रकार की जो किसी भी प्रकार की अवकाश की अवधि, फिर प्रोबेशनर के रूप में प्रोबेशन के रूप में की गई ऐसी सेवा जिसे तुरंत स्थायी कर दिया गया हो, वो भी ड्यूटी पर ही इसको माना जाता है। ठीक है ना। अब अपन दोबारा से एक बार मेरे अकॉर्डिंग रिपीट कर लेते हैं, या एक बार 7 9 कर लेते हैं। ठीक है, 9 7 शुल्क, शुल्क। ठीक है, फीस। तो यदि राज्य कर्मचारी को सरकार के अलावा अन्य किसी विभाग से कोई राशि प्राप्त होती है, सरकार के अलावा अन्य संस्था या विभाग से कोई राशि प्राप्त होती है, तो उसे शुल्क कहते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं चीज। यदि देखो बात हम राज्य कर्मचारी की कर रहे हैं, तो राज्य कर्मचारी आएगा। राज्य कर्मचारी को सरकार के अलावा अन्य संस्था या विभाग से कोई राशि प्राप्त हो, उसे शुल्क कहते हैं। जैसे देखो अपना प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम होते हैं, सभी जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम होते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा के दौरान उनको एक निर्धारित राशि दी जाती है। ठीक है, वही राशि क्या होती है दोस्तों, वही राशि होती है शुल्क। या ये मान लो एक सरकारी व्याख्याता है, उसको अपनी संस्था जो दी हुई है सरकार के द्वारा, उस संस्था के अलावा भी व्याख्या देने को कहा जाए, तो उनकी जो प्राप्त राशि वो शुल्क के रूप में कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे ये मान लो, जैसे किसी को ट्रेवलिंग अलाउंस भी दे जाता है कहां पर जाने के लिए, जैसे राज्य कर्मचारियों को राज्य की संचित निधि के अलावा जो भी राशि प्राप्त होती है वो शुल्क कहलाती है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आई होगी। अब रूल नंबर 7 10, रूल नंबर 7 10, विदेशी के सेवा। देखो कई बच्चे कलाकार होते हैं, उनका मतलब उनमें ये देखो सोचते हैं कि विदेशों में दी जाती सेवा वह सेवा होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। विदेशी सेवा विदेशी सेवा का मतलब ये होता है कि एक जो कर्मचारी है वो अपना वेतन संचित निधि के अलावा संचित निधि के अलावा अन्य किसी स्रोत से ले रहा है। ठीक है, अन्य स्रोत की से प्राप्त करता है, तो वह क्या कहलाएगी, विदेशी सेवा है, चाहे कोई कैसे रुपए लो। एक चीज और करवा देता हूं, देखो नेक्स्ट परिभाषा है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, ठीक है, ये अपने को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों के जो है राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ अलग अधिकारियों को भी राजपत्रित अधिकारियों में शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो देखो अपने क्या पढ़ा, 7 1 के अंदर पढ़ा आयु। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, आज की क्लास है वो समापन के दौर में है। 1 के अंदर क्या पढ़ा, आयु।
2 में क्या पढ़ा? शिक्षार्थी। 3 में क्या पढ़ा? संविधान। 4 में क्या पढ़ा? जो वर्ग है, कैडर है। 5 में क्या पढ़ा? क्षतिपूर्ति। और 6 में क्या पढ़ा? सक्षम प्राधिकारी। और 7 में क्या पढ़ा? संचित निधि। ठीक है। 7-8 में क्या पढ़ा? 7-8 में क्या पढ़ा? कर्तव्य। 7-8 में क्या पढ़ा? 6-7-8। ठीक है, 8। और 9 में अपन ने फीस की परिभाषा पढ़ी। और 10 के अंदर अपन ने पढ़ी वैदेशिक सेवा। वैदेशिक सेवा, और विदेशिक सेवा के लिए अलग से चैप्टर चलेगा, वो अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं। और 10A में क्या है? राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी, ये सभी परिभाषाएं अपन ने अच्छे से पढ़ ली। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहां से 7-1 से 7-10A तक अपन ने बात कर ली। 1, 2, 3, यहां से 10 और 10A। ठीक है, लगभग 12 हो गई। एक बीच में ए और भी आया था। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है ना, इसमें अपने विदेशी सेवा आगे भी चर्चा की थी क्या? रूल नंबर 157, 141 से 157 आपको याद होगा। 157 से, सॉरी 141 से 157। ठीक है, इसमें विदेशिक सेवा वाले जो चैप्टर है, विदेशिक सेवा चैप्टर है, शायद 13 नंबर चैप्टर है, उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और खुश रहिए। महिला और बच्चों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच।